हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम थ्योरी क्लासेस करते हैं, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने सिख धर्म के इतिहास को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दी हुई है। आप एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर सारी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, तो आप एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। इसके पहले हमने सिख धर्म के इतिहास को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। चलिए हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। किसके बारे में? आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। देखिए दोस्तों, जब सिखों के अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योति समा गए, उससे पहले उन्होंने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद अब से कोई सिख गुरु नहीं होगा। अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानेंगे। किसको? सिख गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानेंगे। जब अंतिम जो हमने डिटेल में सिख धर्म का इतिहास को डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हमने बात किया था जो सिखों के अंतिम गुरु थे श्री गोविंद सिंह जी। इनका ये जब ज्योति ज्योति समा गए थे, तो इन्होंने ये भी संदेश दे दिया था कि आप अब मेरे बाद अब कोई भी सिख गुरु नहीं होगा। अर्थात उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, बल्कि सभी सिख जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था। कौन था? एक शिष्य था जो उन्हें बहुत ही प्रिय था। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जो उनको बहुत ही प्रिय था। वह शिष्य आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ था। किसके नाम से? बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रख्यात हुआ था। और क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने यह संदेश दे दिया था कि उनके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, इसलिए बंदा सिंह बहादुर सिखों के एक सेनापति बनकर सामने आए थे। किसके बारे में? बंदा सिंह जो थे बहादुर सिखों के एक सेनापति बनकर सामने आए। क्योंकि गुरु गोविंद साहब ने ये संदेश दे दिया था कि कोई सिख गुरु नहीं बनेगा, इसलिए बंदा सिंह क्या थे? बंदा सिंह बहादुर सिखों के एक सेनापति के रूप में बनकर सबके सामने आए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बंदा सिंह बहादुर। कौन है बंदा सिंह बहादुर? बंदा सिंह बहादुर का ये फिगर है, आप देख सकते हैं। बंदा सिंह बहादुर जी ये थे। बंदा सिंह बहादुर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था। क्या था? लक्ष्मण देव था। और इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारा करते थे। गुरु गोविंद सिंह इनको गुरु बख्श सिंह, किसके नाम से? गुरु बख्श सिंह के नाम से इनको पुकारते थे। इनके साथ साथ बंदा सिंह बहादुर भी अपने आप को गुरु के बंदे की संज्ञा देते थे, इसलिए इनका नाम बंदा सिंह बहादुर पड़ गया था। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? बंदा सिंह बहादुर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बंदा सिंह बहादुर का जन्म कब हुआ था। तो बंदा सिंह बहादुर का जो जन्म था 1670 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुछ जिले के राजौरी गांव में। इनका प्रारंभिक नाम था लक्ष्मण देव। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसी क्रम में इन्होंने अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, जिनमें इन्होंने मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाई थी। देखिए, ये बहुत ही मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी क्रम में इन्होंने क्या किया? अपने प्रारंभिक काल के दौरान मुगलों से युद्ध लड़े, और जिसमें इन्होंने क्या किया? मुगल सूबेदारों को धूल भी चटाए थे। चलिए आगे देखते हैं। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। कौन चलवाया था? बंदा सिंह बहादुर ने चलवाया था। इन्होंने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी और छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया गया और इन्हें शहीद कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं।
बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। 1748 में कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिसल कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर दिया गया था, तो 12 दलों में विभाजित कर दिया था। कितने दलों में? 12 दलों में विभाजित कर दिया था, जिसको क्या कहते थे? जिसको मिसल कहा जाता था। कि क्या कहा जाता था? जिसको मिसल कहा जाता था। 12 दलों में विभाजित कर दिया और जिसको मिसल कहते थे। चलिए, यहाँ पर 12 दल खालसा का नाम दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक राजा रणजीत सिंह थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? कौन थे? रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? राजा रणजीत सिंह थे। ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए। उन्होंने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्य का विस्तार किया। कहाँ तक विस्तार किया? मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और लद्दाख तक अपने राज्यों का विस्तार किया। अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में। रणजीत सिंह की उपलब्धियाँ क्या क्या थी? देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह का जो जन्म था 1780 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम महासिंह था। इनकी मिस्ल थी शुकर चकिया। रणजीत सिंह की जो मिस्ल थी वो क्या थी? शुकर चकिया थी। 1797 ईस्वी में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण कर दिया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को पराजित भी किया। तो रणजीत सिंह की जो भी इंपॉर्टेंट उपलब्धियां थी हमने डिस्कस कर लिया कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में हुआ था और इनके पिता का नाम महासिंह था। इनकी मिस्ल क्या थी? शुकर चकिया थी। 1797 ईस्वी में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण हुआ और रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने जमान शाह को पराजित भी कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह, अब रणजीत सिंह सिखों के नेता बन गए थे। रणजीत सिंह क्या थे? ये सिखों के नेता बन गए। रणजीत सिंह ने जमान शाह की 12 तोपों जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवाया। कहाँ पर गिर गई थी? चिनाब नदी पर गिर गई थी, जिसे उसे 12 तोपें जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति भी दे दी। ये है लाहौर, यहाँ पर है लाहौर। लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। किसने दे दी थी? जमान शाह ने रणजीत सिंह को। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी भी बनाई। किसे राजधानी बनाई? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। अब डिस्कस करते हैं उनके बारे में, क्या क्या उन्होंने कर दिया, उनकी क्या भूमिका थी। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा तब उनकी 2 राजधानी बनी थी। एक जो राजधानी थी वो क्या थी? अमृतसर थी और दूसरी उनकी जो धार्मिक राजधानी थी और दूसरी राजधानी लाहौर थी। देखिए, पहली राजधानी क्या थी? देखिए, जब रणजीत सिंह अपने विस्तार लाहौर क्षेत्र तक करा तब उनकी 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? पहली तो थी अमृतसर। पहली कौन थी? अमृतसर थी और दूसरी जो है लाहौर थी। पहली अमृतसर थी, दूसरी लाहौर थी। देखिए दोस्तों, एक राजधानी अमृतसर थी जो उनकी धार्मिक राजधानी थी। तो अमृतसर जो थी वो धार्मिक राजधानी थी और दूसरी राजधानी जो लाहौर थी उनकी राजनीति। तो लाहौर में राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो है वो धार्मिक राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की कितनी राजधानी थी? 2 थी। पहली कौन थी? अमृतसर। अमृतसर जो थी वो धार्मिक राजधानी थी और वहीं पर बात करते हैं लाहौर जो थी उनकी राजनीतिक राजधानी थी। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे तो अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि पलासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा, बंगाल का क्षेत्र और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र, जब अंग्रेजों की नज़र सिख साम्राज्य पर थी। देखिए दोस्तों,
हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध भी मैंने एक क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक डिटेल में क्लास करवाया है वनली प्लासी और बक्सर की युद्ध के बारे में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमने आंग्ल मैसूर युद्ध को भी डिटेल में डिस्कस करा दिया, उसको भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए, तो जब रणजीत सिंह सिख साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे, तब अंग्रेज भी भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो कर भी चुके थे, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई के द्वारा बंगाल का क्षेत्र इस पर कब्जा कर लिए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र। अब अंग्रेजों की नज़र जो थी वो सिख साम्राज्य पर थी, तो अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई इसलिए की क्योंकि उनको बंगाल का क्षेत्र मिल गया। उसके बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध किया जिससे उनको मैसूर का क्षेत्र मिल गया। तो अब अंग्रेजों की जो नज़र थी वो किस पर थी? सिख साम्राज्य पर थी। किस पर थी? सिख साम्राज्य पर थी। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या था। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमृतसर की संधि के बारे में। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। इस अमृतसर की संधि का तात्कालिक कारण क्या था? भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित की संधि का होना था। किसकी संधि का होना था? तिलसित की संधि का होना था, इसीलिए अमृतसर की संधि भारत में हुई। अब बात करते हैं तिलसित की संधि क्या है। देखिए दोस्तों, तिलसित की संधि के अनुसार रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीन मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे, और क्योंकि उस समय अंग्रेज ने प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और आंग्ल मैसूर जैसे युद्धों के द्वारा भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो वे रूस और फ्रांस के इस आक्रमण को लेकर चिंतित भी थे। देखिए आगे देखते हैं। तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियां चलाई और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अंग्रेजों पर कोई आक्रमण होता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। देखें अंग्रेजों की नीति दिख रही है आप लोग। अमृतसर की जब संधि हुई थी 1809 में, तो इसका अमृतसर की जो संधि 1809 में हुई थी, इसका तात्कालिक कारण था कि भारत से बाहर फ्रांस और रूस के बीच में क्या हुआ था? 1807 में तिलसित की संधि का होना था। अब तिलसित की जो संधि थी वो रूस और फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तब अंग्रेजों ने क्या किया? तब अंग्रेजों ने अपनी विशेष नीतियाँ चलाई और 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा कि अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे, और अंग्रेज पर कोई आक्रमण करता है तो रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ सतलुज नदी, ये क्या है? सतलुज नदी है। इसी के साथ में सतलुज नदी, इसी के साथ सतलुज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा, और सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। पूर्वी में क्या रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा, और पश्चिमी पर सतलुज नदी है जैसे, तो इसके पश्चिम में क्या है? सतलुज नदी के पश्चिम में रणजीत सिंह का शासन होगा, और पूर्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। रणजीत सिंह अंग्रेजों के इस संधि प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए 2 शर्तें रखते हैं जो कुछ इस प्रकार के हैं। वो 2 शर्तें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। रणजीत सिंह ऐसे थोड़ी संधि कर लेते अंग्रेजों से, उन्होंने 2 प्रस्ताव भी रखा, 2 शर्तें रखी। वो 2 शर्तें कौन कौन थी? चलिए देखते हैं। देखिए पहली शर्त ये थी कि जब भी कभी अफगान या सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि अंग्रेजों को सतलज नदी का मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। तो अमृतसर की जब संधि हुई थी 1809 में, उस समय पर रणजीत सिंह अंग्रेजों के इस संधि प्रस्ताव को स्वीकारने के लिए पहले 2 शर्तें रखी कि पहले आप हमारी 2 शर्तों को कबूल करो, तब मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं। तो वो 2 शर्तें जो थी, वो पहली शर्त थी कि जब भी कभी अफगानों और सिखों में लड़ाई होती है तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और दूसरा पॉइंट ये था कि अंग्रेजों को सतलज नदी का मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को ही मानना होगा। ये 2 शर्तें थी। चलिए अब आगे देखते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट है कि नहीं दोस्तों? कहानी में ट्विस्ट भी है और समझ में अभी आता होगा। चलिए, तब रणजीत सिंह की ये शर्तें अंग्रेज नहीं मानते और दोनों पक्षों में यह संधि नहीं हो पाती है। इसके 1 वर्ष के बाद 1808 ईस्वी में, कब? 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देते। भाई वो अगर मालवा पर, भाई उन्होंने संधि नहीं की, भाई रणजीत सिंह की जो शर्तें थी इसको अंग्रेजों ने नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना तो दोनों पक्षों में संधि नहीं हो पाती है। इसी के बाद में 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उनको सफल नहीं होने देते हैं। तब 1809 ईस्वी में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? जब उन्हें सफल नहीं होने देते हैं। तो 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में क्या होती है? अमृतसर की संधि होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको
अमृतसर की जो संधि थी 1809 में जब हुआ था अमृतसर की संधि, इसको हमने काफ़ी कोशिश की अच्छे से समझाने की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस संधि में इस संधि में क्या हुआ था, चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किया था। इस संधि में यह तय किया जाता है कि सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर पश्चिमी क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होगा। जैसा कि अंग्रेज चाहते थे वही कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह का जो साम्राज्य विस्तार था, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह का जो साम्राज्य विस्तार था, 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया तथा शाह शुजा से कोहनूर हीरा भी प्राप्त होता है। 1813 ईस्वी में अटक को जीत लिया और 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय की। 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1820 से 21 में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1832 में पेशावर की विजय की। 1833 से 34 में मुजारी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अंग्रेजों को दे दिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1839 में क्या हुई थी? रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे रणजीत सिंह के वंशज। भाई रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, अब रणजीत सिंह के वंशज क्या क्या थे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह की वंशज बाद में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। कब हो जाती? 1839 में। अभी हमने बताया कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उनके जो वंशज आते हैं वो ज़्यादा कुशल शासक के रूप में नहीं शासन कर पाते हैं और थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाते हैं। रणजीत सिंह के बाद उनके वंशज कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि खड़क सिंह थे, नौनिहाल सिंह थे, चांद कौर थे, शेर सिंह थे, फिर दिलीप सिंह थे। 5 वंशज थे, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह, दिलीप सिंह। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 4 से 5 वर्ष के भीतर ही इतने सारे शासक आते जाते रहते हैं। बाद में रणजीत सिंह के वंशजों में दिलीप सिंह 1843 में राजा बनकर आते हैं, परंतु जब वो शासक बनते हैं तब उनकी आयु बहुत ही कम होती है, मात्र 5 वर्ष की, जिसके कारण वे एक अल्पवयस्क शासक के रूप में राजा बनते हैं। दिलीप सिंह की कम आयु की वजह से महारानी जिंदल कौर और उनकी संरक्षिका के रूप में उनकी शासन व्यवस्था संभालती हैं और इस प्रकार शीघ्र साम्राज्य का शासन चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। किसके बारे में? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इंपॉर्टेंट यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था वो 1845 से 1846 में हुआ था। कब हुआ था? 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों, इस क्रम में अंग्रेजों ने पहले ही भारत के दूसरे ज़्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वे सिख साम्राज्य या लाहौर साम्राज्य, क्योंकि सिख जो थे सतलज नदी के पश्चिम में लाहौर क्षेत्र पर ही शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहते थे। उस समय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे और अंग्रेजी कंपनी ने 1845 में सतलज नदी की सीमा रेखा पर बहुत संख्या में अंग्रेजी सिपाहियों को भेजना शुरू कर दिया था। इस क्रम में कुछ सिख सिपाहियों ने सतलज नदी को पार कर दिया और वे सतलज नदी के पूर्वी भाग में आ गए थे। और क्योंकि हमने ऊपर जाना कि 1809 में अमृतसर की संधि के हिसाब से सतलज नदी का पश्चिमी क्षेत्र जो था वो सिखों का और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का था। सतलज नदी के पश्चिम में क्या था? सिखों का और पूर्वी में अंग्रेजों का हिस्सा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1845 से 1846 के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। वो 4 लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली लड़ाई कौन थी? मुदकी का युद्ध, जो कि 1845 में हुआ था, मुदकी का युद्ध। दूसरा जो है फिरोजपुर का युद्ध, ये 1845 में फिरोजपुर का युद्ध। मुदकी और फिरोजपुर इन दोनों का जो युद्ध था वो 1845 में हुआ। अलीवाल का युद्ध 1846 में और शुभराव का युद्ध 1846 में हुआ। तो यहाँ से देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब 1845 से 1846 के बीच में हुआ था, उस समय पर इसके अंतर्गत में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? मुदकी का युद्ध, फिरोजपुर का युद्ध 1845 में, मुदकी फिरोजपुर, ओके। अलीवाल शुभराव ये दोनों युद्ध 1846 में लड़े गए थे। इन 4 युद्धों में सिख सेना पराजित हुई थी। इस 4 युद्धों में क्या हुई थी?
इन 4 युद्धों में सिख सेना पराजित हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लाहौर की संधि के बारे में। किसके बारे में? लाहौर की संधि के बारे में, जो कि 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। यह जो संधि थी अंग्रेजों एवं दिलीप सिंह के बीच में हुई थी। किसके बीच में? अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 ईस्वी को। इसमें कौन कौन सी शर्तें थी? देखिए इनकी शर्तें क्या थी। देखिए दोस्तों, दिलीप सिंह को रानी जिंदल की साक्षरता में राजा स्वीकार किया गया। दिलीप सिंह को रानी जिंदल की साक्षरता में राजा स्वीकार कर दिया गया। सतलज के पूरब के प्रदेश व जलंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था लाहौर दरबार पर। चलिए आगे देखते हैं। 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या कम एवं निश्चित कर दी गई। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति भी की गई। अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी को सेना में नहीं रखा जाएगा। इतनी सारी शर्तें थी। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भैरववाल की संधि के बारे में। किसके बारे में? भैरववाल की संधि के बारे में, जो कि 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरववाल की संधि हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या हुआ था? देखिए 1846 में सिखों ने पुनः विद्रोह कर दिया। 1846 में सिखों ने क्या किया? पुनः विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन करके दिलीप सिंह से पुनः एक संधि की। वो इसमें भी शर्तें थी। दिलीप सिंह से पुनः संधि की। उसमें कौन सी शर्तें थी? देखिए फर्स्ट शर्त क्या थी? रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी गई और उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं। अंग्रेजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जो शासन की देखभाल करेगी। नेक्स्ट है कि लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह देंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई 2 बहुत ही अपमानजनक संधियों के बाद सिख काफ़ी नाखुश थे और इसी क्रम में 1848 के समय अंग्रेजों के नियंत्रण में मुल्तान क्षेत्र के गवर्नर दीवान मूलराज थे। कौन थे? दीवान मूलराज थे। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस ने दीवान मूलराज से ज़्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा, परंतु दीवान मूलराज ने बढ़े हुए राजस्व को देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस के विरुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली थी। ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी लॉरेंस और अंग्रेजों ने मुल्तान से दीवान मूलराज को हटाकर एक नए सिख गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला लिया क्योंकि दीवान मूलराज उनकी बात नहीं मान रहा था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जो कि 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए मुल्तान की प्रजा ने अंग्रेजों के इस फैसले को नहीं माना और वहां की प्रजा दीवान मूलराज के साथ खड़ी हो गई और उनका सहयोग करने लग गई थी। इस क्रम में अंग्रेजों ने मुल्तान में एक नए सिख गवर्नर को 2 ब्रिटिश अफसरों के साथ भेजा जिनका नाम लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू था। और लेफ्टिनेंट एंडरसन था। ये दो ब्रिटिश अफसर थे। कौन कौन थे? लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन था। मुल्तान की प्रजा द्वारा इन दोनों ब्रिटिश अफसरों को जान से मार दिया गया और इसके साथ साथ कुछ सिख सिपाही भी दीवान मूलराज के साथ जुड़ जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह छिड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो आंग्ल सिख युद्ध था, आंग्ल सिख युद्ध में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। वो 3 लड़ाइयाँ देखिए, प्रथम में भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और प्रथम में 4 लड़ी गई थी और द्वितीय में 3 लड़ी गई थी। वो जो 3 लड़ाइयाँ थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, वो 3 लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी? पहली जो थी रामनगर का युद्ध था जिसमें 1848 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी विजयी हुए। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 1849 में हुआ, इसमें सिख विजयी हुए। तीसरा जो था गुजरात नगर का युद्ध था जो 1849 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों का सेनापति ह्यूगॉफ था। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ह्यूगॉफ था। 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। दिलीप सिंह को क्या किया गया? दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया प्रथम आंग्ल, आज हमने डिस्कस किया
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, तो आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था, तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं PYQ क्वेश्चन की तरफ। PYQ क्वेश्चन भी तो करना है, हमने पहले ही आपसे कहा था पहले थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद में PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है फारूक शेर, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारूक शेर। फारूक शेर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। किसके आदेश पर? फारूक शेर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है कर्पूर सिंह, ऑप्शन बी सी है महासिंह, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्पूर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने किस मिस्र के थे? ऑप्शन ए है भंगी, ऑप्शन बी है सुकरचकिया, ऑप्शन सी है सिंहपुरिया, ऑप्शन डी है अहलुवालिया। तो महाराजा रणजीत सिंह किस मिस्र के थे? इस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सुकरचकिया। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र के थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। ऑप्शन ए है खड़क सिंह, ऑप्शन बी है नौनिहाल सिंह, ऑप्शन सी है शेर सिंह, ऑप्शन डी है दिलीप सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिलीप सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है मुल्तान, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है रावलपिंडी, ऑप्शन डी है पेशावर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में थी। लाहौर और अमृतसर दो जगह थी। जो अमृतसर थी वो धार्मिक थी, लेकिन लाहौर जो थी वो राजनीतिक थी। चलिए आगे देखते हैं बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का जो मूल नाम था ऑप्शन ए है लक्ष्मण दास, ऑप्शन बी है महेश दास, ऑप्शन सी है द्वारका दास, ऑप्शन डी है हरनाम दास। बंदा बहादुर का जो मूल नाम है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण दास। क्या था? लक्ष्मण दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है शेर सिंह, ऑप्शन बी है खड़क सिंह, ऑप्शन सी है नौनिहाल सिंह, ऑप्शन डी है दिलीप सिंह। तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिलीप सिंह था। कौन था? दिलीप सिंह। जो यूपीपी से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन थे? दिलीप सिंह थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1845 से 46 में, ऑप्शन बी है 1844 से 45 में, ऑप्शन सी है 1846 से 47 में, ऑप्शन डी है 1843 से 44 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 45 से 46 के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1848 से 49 में, ऑप्शन बी है 1847 से 48 में, ऑप्शन डी है 1849 से 50 में, ऑप्शन डी है 1850 से 51 में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने थ्योरी क्लासेस की, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन थे उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहले हमने थ्योरी क्लासेस की फिर PYQ क्वेश्चन की। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, स्टेटस लगाओ, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, आप सारे लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, डिटेल क्लासेस है। तो आप लोग थ्योरी क्लासेस कोई नहीं करवाता है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, विश्वास रखिए, विश्वास के साथ आप
इस चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैं अपने तरफ से 100% दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है लगातार। जैसे कि मैं लगातार पढ़ाई करवा रही हूँ, वैसे आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।